हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में ही जिसमें भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं भूगोल के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आयोग की जितनी विभिन्न परीक्षाएँ संपन्न कराई गई हैं, इसमें भूगोल के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इन्हीं सारे प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो भूगोल का जो पहला टॉपिक है, इसमें वो भौगोलिक स्थिति से है। ये खास जो है भारतीय भूगोल से संबंधित है। तो भारतीय भूगोल में ही भौगोलिक स्थिति से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है। तो पहला प्रश्न जो है वह यह पूछा गया है कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय राज्य से भूटान की सीमा नहीं मिलती है। आपको जान लेना चाहिए कि भूटान की जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों से मिलती है, जिसमें पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम और असम तथा अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों से जो है भूटान की सीमा साझा होती है, जिसमें मेघालय नहीं आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न था भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तो भारत के कितने राज्य जो हैं तट रेखा पर स्थित हैं? तो कितने राज्य स्थित हैं तट रेखा पर? भारत के कुल 9 राज्य जो हैं तट रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न था कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत में जो है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो परीक्षा में जो ऑप्शंस दिए थे उसमें त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल शामिल था। तो इस प्रकार जो है जो प्रश्न पूछा गया था उसमें त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। साथ ही साथ ये 3 राज्य हो गए, 5 राज्य और हैं। हमने पहले ही बताया आपको कर्क रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य अवस्थित हैं। तो 5 राज्य और कौन से हैं? उसमें राजस्थान शामिल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार जो है कर्क रेखा से संबंधित ये प्रश्न यूपीपीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है। तो जिस समय आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी समय दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी इनके तापमान में अंतर होता है। और ये जो है प्रश्न यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल में है? तो कितना है? 2.4% क्षेत्र। 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। तो ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा जो 2022 में हुई उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। तो कहां पर है? श्रीलंका में। श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है। इस प्रकार इस प्रश्न का श्रीलंका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो भारत में अगर भारत की स्थिति हम लोग मैप में देखें तो ये भारत है, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो आपको जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है यहाँ दिखाई देगी भारत के दक्षिण में। अब भारत के दक्षिण में ये स्थित है। अब पूछ रहा है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी ये तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। अगर देखें तो भूमध्य रेखा के किस तरफ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। जो प्रश्न में जो ऑप्शंस दिया था उसमें कौन सा है? उसमें कोलकाता दिया हुआ था। इस प्रकार इसका कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक है, जो ऑप्शंस दिया था उस हिसाब से उदयपुर कहाँ पर है? त्रिपुरा में। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। जो ऑप्शंस दिया था उसमें गांधीनगर जो है सही उत्तर था। गांधीनगर कर्क रेखा के निकटतम स्थित नगर है। अगला प्रश्न है वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने ऊपर ही बताया अभी प्रश्न में आपको, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा उसका क्या है? कितना अंश पे? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा। अब अगला प्रश्न है यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120
अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा तो कितना होगा? 2:30। 2:30। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है। तो जो ऑप्शंस दिया था उसमें मिर्ज़ापुर जो है भारत का जो मानक समय यामोत्तर है उसके सबसे निकटतम स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? ये प्रयागराज से, प्रयागराज नैनी से लिया जाता है जो प्रयागराज में स्थित है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, मालदीव के साथ कौन समुद्री सीमा बनाता है भारत का? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। अब अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है तिरप, वहाँ पर अगर सूर्योदय 5 बजे होता है सुबह, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा। तो अगर आप इसको देखें तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पे, ये मान लीजिए आपका पूर्वी छोर है और यहाँ पश्चिमी छोर है, तो पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के मानक समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कांडला में यही सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे, क्योंकि इन दोनों समय मानक समयों में कितना अंतराल है? लगभग 2 घंटे का। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 बजे। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो भारत का वह राज्य कौन सा है? देखिए पूरब में पूर्वी छोर पे ही सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो भारत के सबसे पूर्व में कौन स्थित है? अरुणाचल राज्य, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो किस देशांतर पर देखी? 92°30' पूर्वी देशांतर पर। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है, तो उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या निर्धारित करती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन? रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती, कहाँ, किसको नहीं प्राप्त होती? श्रीनगर को। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय होगा। अभी ऊपर बताया है, पूर्वी और पश्चिमी वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों के समय अंतराल में कितना अंतर होता है? 2 घंटे का। अगर यहाँ पूरब में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो पश्चिम में सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे। भारत का प्राचीनतम भाग है, भारत का दक्कन पठार जो है भारत का प्राचीनतम भाग है। इस प्रकार ये था प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों से, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों से है। इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो किसकी लंबी है सबसे ज़्यादा? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा जो है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है। सारनाथ स्थित है, तो सारनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो जो भी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, उसमें लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन बड़ा है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन कौन सम्मिलित हुई? तो सिक्किम को शामिल किया गया है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है भारत का? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। वह शहर अथवा नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो कौन नहीं है? गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है असम का एक प्रमुख शहर है, सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो इस प्रकार जो है गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी नहीं। अगला जो प्रश्न है वो सीमावर्ती देशों से संबंधित है। तो सीमावर्ती देशों में दे दिया है, जैसे पहला प्रश्न है मैक-मोहन रेखा बनाती है, किसकी सीमा बनाती है? मैक-मोहन रेखा किस किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है भारत के वे राज्य अथवा संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाते हैं उनमें कौन कौन शामिल है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। इतने जो है राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कौन है?
त्रिपुरा, अभी ऊपर प्रश्न आया था, पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है, इसीलिए त्रिपुरा तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है, तो किसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी है, तो मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो क्या है, म्यांमार के सहारे जो भारतीय राज्य लगे हैं उसका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो ये जो है चार राज्य, भारत के जो चार राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और उनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। अब अगला प्रश्न जो है वो कुछ तथ्यों से संबंधित पूछ लिया गया था परीक्षा में। अब इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में दे दिया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट, और सूची 2 में इनकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो जैसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट में 4 तट दिया है और अवस्थिति भी 4 दी हुई है। तो घोघला की अवस्थिति कहाँ है, दीव में, कासरगोड की अवस्थिति कर्नाटक में, कप्पड़ की अवस्थिति केरल में, वहीं अगर ऋषिकोंडा की बात करें तो ऋषिकोंडा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। और ये जो है प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस का जीएस का जो पेपर हुआ था 2005 में उसमें पूछा गया है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, मणिपुर से। अब आपको ये प्रश्न ये बताना है कि भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है सही सुमेलन से संबंधित था, तो जो है दे दिया था, अगर मान लीजिए जोड़े मिलाओ या कुछ भी दिया हो, तो उसमें जो है चंडीगढ़ क्या था, चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन क्या है, एक शैक्षिक नगर है, धनबाद क्या है, एक खनन नगर है, और आबू क्या है, पर्यटन नगर है। जैसे आबू का अर्थात माउंट आबू क्या है, एक पर्यटन नगर है। तो इस प्रकार जो है ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड है पर्वतीय और पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग द्वारा परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अब इसमें जो है पहला खंड है पर्वत एवं पहाड़। अब इसमें 2 सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ दर्रों के नाम दे दिया गया है और सूची 2 में इनकी अवस्थिति किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में है उसको दिया गया है। तो देवसा कहाँ है, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस की जो जे की परीक्षा हुई थी 2023 में उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है डोडा बेट्टा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो डोडा बेट्टा चोटी कहाँ किस पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में त्रिशूल शिखर है, हिमालय में स्थित त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों का नाम दे दिया है, और सूची 2 में जो है सूची 2 में तो इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ पहाड़ी या पर्वतों का नाम दिया है और दूसरे सूची में जो है भारतीय राज्यों में अवस्थिति, तो मतलब ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र या किस भारतीय राज्य में स्थित है। अगर बटेश्वर पहाड़ी की बात करें तो ये जो है बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें बिलारी श्रृंखला की, तो बिलारी श्रृंखला जो है कर्नाटक में अवस्थित है। चिन श्रृंखला की बात करें तो ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है, और घोषी पहाड़ी जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा जो 2022 में संपन्न हुई थी उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। अब इसमें जो है सूची 1 में भारत के राज्य दे दिया है और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी या पर्वत दिया हुआ है। तो तमिलनाडु जो है इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, डोडा बेट्टा। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी शारामती चोटी, और मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ चोटी है। और ये परीक्षा जो है यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा जो 2021 में हुई उसमें पूछा गया। साथ ही साथ यूपीपीसीएस द्वारा जो एई की परीक्षा संपन्न कराई जाती है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है गुरला मांधाता शिखर स्थित है। तो गुरला मांधाता शिखर कहाँ स्थित है, हिमालय पर। और गुरला मांधाता जो है शिखर ये नेपाल देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन है, इलायची अर्थात कार्डमम पहाड़ियाँ। और ये जो है इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
तो जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? पीर पंजाल श्रृंखला। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज भंडार के रूप में पाया जाता है। तो खनिज भंडार, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसको खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न में पश्चिमी घाट के बारे में कुछ कथन दिया हुआ था, उसमें बताना था इन कथनों में पश्चिमी घाट के बारे में कौन कौन सही था। जैसे पहला कथन दे दिया, यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा कथन दे दिया, इसका जो है उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो पश्चिमी घाट से संबंधित ये जो तीनों कथन दिया हुआ था ये सभी सही है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस आरओ मेंस की जो परीक्षा हुई थी 2017 में उसमें पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है, कंचनजंगा शिखर स्थित है। तो कंचनजंगा शिखर भारत में अवस्थित है और भारत के सिक्किम राज्य में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख पठार का। हिमालय पर्यायवाची है, तो बृहत हिमालय को अर्थात ग्रेटर हिमालय को हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके किसके बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कौन बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ियां किनकी सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत की अवस्थिति कहाँ है? नंगा पर्वत की अवस्थिति जम्मू कश्मीर में है। अब अगला प्रश्न था, लघु हिमकाल माना जाता है। तो लघु हिमकाल किसको माना जाता है? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को किसके नाम से जाना जाता है? लघु हिमकाल के। और ये जो है यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा जो हुई थी 2015 में री एग्जाम, उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। लघु हिमकाल, धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियां लघु हिमकाल की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो धौलाधर और पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वो कहाँ अवस्थित हैं? लघु हिमालय में। लघु हिमालय अर्थात लेसर हिमालय में अवस्थित हैं। अगला जो प्रश्न है, नर्मदा तथा तापी नदियां किसके मध्य स्थित हैं? तो नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अब सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में कुछ राज्यों के नाम दे दिया गया है और सूची 2 में उसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी ही ये पूछा है। अब आज इसमें मैच दी फॉलोइंग करना था। तो केरल की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी। और तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये इसको भी जो है सही सुमेलन से संबंधित था, अर्थात इसमें भी मैच दी फॉलोइंग जोड़े मिलाना था और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न था। सूची 1 में कुछ जो है पर्वतों के नाम दे दिया गया है और सूची 2 में ये किस राज्य में अवस्थित है वो दिया हुआ है। तो नौकरेक कहाँ अवस्थित है? नौकरेक मेघालय में अवस्थित है। अगस्त्यमलाई कहाँ स्थित है? केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड में और दिहांग देवांग ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मैकाल रेंज अवस्थित है। मैकाल रेंज कहाँ विस्तार है इसका? छत्तीसगढ़ राज्य में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो किसके बीच अवस्थित है? जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन अवस्थित है? लेह की अवस्थिति इन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्र से तो दंडकारण्य अवस्थित है। तो दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। जो ऑप्शन दिया था उसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा सही है। अगर देखें तो कुल 5 राज्यों में दंडकारण्य पठार का विस्तार है, जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इसकी अवस्थिति है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय के पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्रों से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है। तो किसका विस्तार है? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाभर का मैदान। अब अगला जो खंड है वो अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। इस पे भी जो है आयोग ने कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे हैं उनको भी आइए देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो अपवाह तंत्र है वो कौन है?
सिंधु नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा, देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, पंचनद में सम्मिलित है, जो 5 नदियां, पंचनद में 5 नदियां हैं, उसमें कौन नदी सम्मिलित नहीं है? तो इन 5 नदियों में सिंधु नदी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को तीन श्रेणियों को आर पार काटती है, तो कौन 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? सतलज। सतलज जो है हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। अगला प्रश्न जो है वो दूधगंगा नदी अवस्थित है, तो दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में दूधगंगा नदी अवस्थित है। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपकी परीक्षा में आयोग द्वारा, किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है झेलम की एक सहायक नदी है, झेलम। अगला प्रश्न है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ अवस्थित है? शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है, तो हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन काटती है? सतलज नदी। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का। अगला प्रश्न है, ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है, तो ब्यास और सतलज नदियों के मध्य जो दोआब फैला हुआ है उसको किस दोआब के नाम से जाना जाता है? बिस्ट के दोआब के नाम से। अगला जो नदी बेसिन है वो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। जो इसमें पहला प्रश्न है, वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो किसमें स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में माजुली नदी द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न, वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो कौन ऐसी नदी है? तीस्ता नदी, जो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब वर्तमान में किसकी सहायक हो गई है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो गई है। और ये जो है यूपीपीसीएस प्री की जो परीक्षा 2021 में हुई थी उसमें पूछा गया है, और ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो हिमालय की नदियों का कौन एक प्रमुख गुण है? नदी अपहरण। अगला प्रश्न है, वह नदी जिनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही हैं, लगभग एक ही जगह से उद्गमित होती है, तो कौन सी ऐसी नदी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है लगभग इनका उद्गम बिंदु एक है। अगला जो क्षेत्र है वो गंगा नदी बेसिन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो गंगा नदी बेसिन से जो प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में, उसमें पहला प्रश्न, भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है? जोंक नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? इनके उद्गम पर इनके जो मिलन स्थल है उस पर देवप्रयाग नामक स्थान स्थित है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? यमुना में, यमुना की सहायक है बेतवा। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो किसके तट पर? अलकनंदा, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कौन कुख्यात है? कोसी नदी, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अगला जो प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन है? गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से उद्गमित होती है, इसीलिए जो है यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र से माना जाता है। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तर की दिशा में है, तो कौन ऐसी नदी है? सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये जाकर गंगा में मिल जाती है। अगला जो क्षेत्र है उस गोदावरी नदी बेसिन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें सुमेलित करना था, एक तरफ नदियां दिया हुआ था और इन नदियों का उद्गम स्थल किस स्थान से होता था ये दिया हुआ था। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री, बंदरपूछ। कृष्णा का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, तो गोदावरी नदी जो है भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। अगला जो है प्रश्न, भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो भारतीय नदियों में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? जो ऑप्शंस दिया था उसमें गोदावरी सही विकल्प था। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी बेसिन से। कृष्णा नदी से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है वो है जो पहला प्रश्न है,
कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की कौन सहायक नदी नहीं है? तो तेल नदी जो है कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है, तो तेल इसका सही उत्तर है। अन्य नदियों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें सुमेलित करना था, और एक तरफ सहायक नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये किस नदी की सहायक नदी है ये दिया हुआ है। तो सहायक नदी मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। हेमवती किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और प्राणहिता गोदावरी की ही सहायक नदी मानी जाती है। अब अगला जो है प्रश्न वो ये था कि वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी से जो नदी प्रवाहित होती है उसको तापी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है उस सही सुमेलन से था, अर्थात सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ नदियों के नाम दिया हुआ था और सूची 2 में कुछ सहायक नदियों का नाम दिया हुआ था। तो गोदावरी जो है, गोदावरी की सहायक नदी कौन है? वेनगंगा। नर्मदा की सहायक नदी तवा। कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा। और कावेरी की सहायक नदी जो है वो हेमवती है। अगला प्रश्न है वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। तो मुल्ताई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, तो ताप्ती सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोसी नदी का स्रोत स्थित है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से कोसी नदी प्रवाहित होती है, अर्थात ये नेपाल से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो जो ऑप्शंस दिया था उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन थी? महानदी। अगला प्रश्न है वह भारतीय नदी का युग में जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है वह जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा एवं तापी नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, और ये कई बार जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का नाम दिया हुआ था और सूची 2 में इन परियोजना का जो है विकास किस नदी पर किया गया है इससे संबंधित था। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर इसका विकास किया गया। माता टीला परियोजना का विकास बेतवा नदी पर, और पोचमपात परियोजना का विकास जो है गोदावरी नदी पर किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी अपना मुहाना बनाती है? तो मन्नार की खाड़ी में वैगई नदी। वैगई नदी जो है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वैगई। अगला प्रश्न है पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वतों के बीच बहती है। तो जो कौन है इसमें? नर्मदा। नर्मदा जो है ये 2 पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, साथ ही साथ इसको रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो कौन बनाती है? ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन? ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है किसके बीच में? सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है, तो कौन ज्वार नदमुख बनाती है? एस्चुरी बनाती है नर्मदा। नर्मदा के साथ ही साथ जो है तापी भी ज्वार नदमुख बनाती है। कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को? दामोदर को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियां? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है। तो किसके बीच ये हस्ताक्षर हुआ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इसमें जो शामिल नदी है वो कौन है? केन और बेतवा नदी। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हगरी जो है तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो कौन सी है? महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है दक्कन के पठार में प्रवाही नदियों का प्रवाह है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला प्रश्न है सुमेलित करना था सूची 1 को सूची 2 से। अब सूची 1 में कुछ नदियों के नाम दे दिया गया है, सूची 2 में उनकी सहायक नदियों का नाम दिया गया है। तो गंगा की कौन सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी सोन, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और यमुना की सहायक नदी केन। अब नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा, अर्थात धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है वहाँ पर कौन स्थित है? विष्णु प्रयाग।
धौली स्थित है। धौली कहाँ स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है। लेह किस नदी के तट पर अवस्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद शहर का पुराना नाम खिरकी था। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है। तो ये प्रश्न जब पूछा गया 2008 में, उस समय अहमदाबाद जो है अपनी स्थापना का 600वीं जयंती मना रहा था। तो इस प्रकार जो है ये कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगले जो है खंड में हम लोग तटीय भाग एवं द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आपके पूछे गए हैं उससे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।